नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामबन के साथ, क्योंकि डीसी रामबन ने सर्दियों की तैयारियों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। जब भी सर्दियां आती हैं लोगों को आमतौर पर मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें और भी बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है, पानी के हवाले से अगर बात करें, राशन स्टॉक के हवाले से अगर बात करें। अब सर्दियों की तैयारियों पर डीसी रामबन ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। और वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से डीसी रामबन ने रिपोर्ट जो मांगी है, आज शाम तक उस रिपोर्ट को सबमिट करना है एसीआर और एसडीएम को। और सर्दियों की तैयारियों पर डीसी रामबन ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बिजली व्यवस्था, पानी और राशन के स्टॉक पर ब्यौरा तलब किया है और एसीआर और सभी जितने भी एसडीएम हैं आज शाम तक वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब वहीं पर अगर सर्दियों में लोगों को हर साल मुश्किलात आती है, चाहे हम बिजली के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से बात करें या फिर राशन के स्टॉक के हवाले से बात करें, और भी कई तरह की परेशानियां सर्दियों के दौरान लोगों को झेलनी पड़ती है। अब एक अहम कदम डीसी रामबन द्वारा जो उठाया गया है, आज शाम तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जहां पर सर्दियां आते ही बिजली गुल हो जाती है, पानी की दिक्कत होती है, किल्लत होती है, लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, राशन के स्टॉक की दिक्कत होती है। अब उसका बिजली व्यवस्था, पानी या राशन के स्टॉक पर जो ब्यौरा तलब किया गया है और एसीआर और तमाम एसडीएम जो हैं आज शाम तक इसकी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। और वहीं पर अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सर्दियां आते ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। और बुनियादी सुविधाएं आप देखिए, पानी की बात करें वो भी एक बुनियादी सुविधा है। और वहीं पर अगर बात करें बिजली की, अब बिजली नहीं होगी तो किस तरह से इंसान रहेगा, पानी की बूंद बूंद के लिए अगर इंसान तरसेगा तो किस तरह से सर्वाइव करेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, खाने पीने को लेकर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब एक अहम कदम डीसी रामबन द्वारा उठाया गया है, जहां पर सर्दियों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। अब जाहिर तौर पर जब रिपोर्ट मांगी है तो पता चल जाएगा कि क्या कुछ तैयारियों को मुकम्मल किया गया है ताकि आम आवाम को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसी हवाले से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा, अब बहुत सारी शिकायतें जरूर थी सर्दियों के दौरान, अब क्या एक उम्मीद जगी है कि डीसी रामबन ने जो रिपोर्ट मांगी है और हर किसी इलाके का मसला हाईलाइट होगा और फिर हल होगा? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा कि सर्दी जो है आने लगी, टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिले, उसके बाद हमने देखा कि अवामी हलकों से शिकायत आ रही थी कि बिजली जो है हमें नहीं मिल पा रही है प्रॉपर वे में, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है, जिस वजह से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। अगर आप देखिए बाजारों के अंदर या फिर दूर दराज के देहात के अंदर लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां, दूर दराज के इलाकों में जब आप जाते हैं तो लोग जो है अपने घरों में ही सहम कर रह जाते हैं, क्योंकि खौफ हरास रहता है। आपको पता है कि मौसम सरमा के दौरान जो भी जंगली जानवर है वो बस्तियों का रुख करते हैं, और जब बिजली ना हो तो जाहिर सी बात है परेशानी और भी बढ़ जाती है। जब अवामी शिकायत आई, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने इन चीजों को कैरी किया, हमने भी कई बार खबरें चलाई, और उसके बाद हमने देखा डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया और ये चीज बताई गई कि जो भी इलीगल चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं बिजली पर, जिसमें हीटर, बॉयलर वगैरह और बाकी चीजें हैं, उन सभी पर जो है नकेल कसी जाए। हमने देखा कि उस ऑर्डर में ये चीज भी बताई गई थी कि आप पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं अगर कहीं दिक्कतें आ रही है, अगर कहीं परेशानियां आ रही है, आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारे पास महकमा बिजली है उसके लोग जो है ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हरकत में, और उन्हें कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले दिनों हमने देखा कि जो भी हीटर्स, बॉयलर्स वगैरह है, लोगों के घरों में जो है विजिट किया, चेकिंग की, सरप्राइज चेकिंग की, और उस वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक डर और खौफ आ गया कि नहीं, अब हमें जो है इलीगल चीजें जो भी इस्तेमाल हम कर रहे थे बिजली पर वो नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पावर की जो सप्लाई है, पावर सप्लाई में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, लेकिन अगर से कहीं कोताही रह गई थी उसको देख करते हुए हमने देखा कि डीसी रामबन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया और ये रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। जो भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं या फिर तहसीलदार है, बाकी लोग हैं जो इन तमाम चीजों को डील करते हैं, उन्हें बताया गया है कि आप रिपोर्ट दीजिएगा मुझे कि आपने इस वक्त तक कितनी कार्रवाई अमल में लाई है, किस तरह से आप बिजली दे पा रहे हैं, क्या आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, अगर कोई फॉल्ट है वो कहां पर है। तो इससे कहीं ना कहीं हम देखें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की हम बात करेंगे, और अगर हम देखें क्योंकि एक तो हमारे पास वो पार्ट रहता है बिजली चलाने के लिए
जो सरकार की तरफ से काम करता है, और दूसरा पार्ट हमारे पास जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं। अब कंज्यूमर्स पर दबाव तो बन गया था कि आप बॉयलर और हीटर इस्तेमाल ना करें, जो भी इलीगल चीजें आप बिजली पर चला रहे हैं उनका चलाना बंद कर दें। ये तो पब्लिक पार्ट पर प्रेशर था, लेकिन जो सरकारी ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स थे, अब तो कहीं ना कहीं अगर उनका रिपोर्ट कार्ड डीसी साहब ने मांगा है तो जाहिर सी बात है वो भी अपने काम में कोताही नहीं बरतेंगे, और जब कोताही नहीं बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली की सप्लाई जो मौसम सरमा के दौरान अक्सर मुतासिर रहती है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। और इस पर जब हम लोगों से बात की थी तो लोगों का भी ये कहना था कि ये जो काम है ये काबिल कदर है, काबिल तारीफ है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में मजीद इस तरह के इकदाम किए जाएं ताकि रामबन के अंदर जो बिजली की क्राइसिस है मौसम सरमा के दौरान रहती है वो कम हो, लोगों को राहत मिले और मौसम सरमा के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी से ना गुजरना पड़े। जी प्रियंका। खैर, बिजली का आपने जिक्र किया नदीम, वहीं पर हम पानी की बात कर लेते हैं या राशन के स्टॉक की बात हम कर लेते हैं। उस हवाले से जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, और एक इलाका या दो इलाका नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, तो क्या कहेंगे कि अब जबकि रिपोर्ट मांगी गई है तो हर एक इलाके का जो इशू है वो निकलकर सामने आएगा, जहां पर कमियां रह गई थी सर्दियों की तैयारियों को लेकर वो भी सामने आएगा और जल्द से जल्द इसका हल भी किया जाएगा। और क्या ये एक बहुत ही अहम कदम हम माने, इससे पहले भी इस तरह के कदम डीसी रामबन द्वारा लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी तो फिलहाल बिजली को लेकर क्राइसिस थी, जब आप देखते थे उस पर कहीं ना कहीं आपने स्टेप लिया है और ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले हैं, कार्रवाई अमल में आई है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर इस तरह से हम देखें, क्योंकि एलपीजी गैस की बात करें, राशन स्टॉक की बात करें या फिर पानी सप्लाई की बात करें, तो जाहिर सी बात है मौसम सरमा के परेशानी तो लोगों के साथ रहती है, लेकिन फिलहाल अभी रामबन के अंदर से इस तरह की कोई परेशानी है नहीं। एलपीजी गैस की कमी है या फिर हमारे पास केरोसिन की कमी है या फिर राशन वगैरह या फिर पानी की इस तरह की अदम दस्तियाबी है। हालांकि कुछ इलाकों देख रहे हैं, लेकिन वो तो अरसा दराज से चला रहा है कि पानी की सप्लाई है नहीं। लेकिन उसके अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे काफी सारा प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ के डीडीसी का रिबन भी काटा है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में परेशानियां लोगों के सामने रहेंगी, उस पर डिप्टी कमिश्नर रामबन इसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से वो बिजली पर उन्होंने किया और ऑर्डर पर ऑर्डर निकाले हैं, कार्रवाई अमल में लाई है और बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अगर लोगों की तरफ से अगर शिकायत आएंगे कि लेकर है परेशानी एलपीजी गैस को लेकर है, उन तमाम पर भी लोगों की यही उम्मीद है कि इसके ऑर्डर निकाले जाएंगे और जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो मुलाजमीन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी ताकि आने वाले वक्त में लोगों को परेशानियां ना हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम सरमा के दौरान अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, उनमें कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। रामबन से नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी फराहम कर रहे थे कि अब लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि डीसी रामबन जब रिपोर्ट लेगी आज शाम को, तमाम एसडीएम और एसीआर जब सबमिट करेंगे रिपोर्ट, तो हमारे मसले सामने भी आएंगे और जहां जहां हमें दिक्कत हो रही है उसका जल्द हल भी होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, और सांबा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सरकारी स्कूल की एक बच्ची जिसने नाम रोशन किया है अपने घर वालों का, और साथ ही आपको बता दें कि सांबा की सरकारी स्कूल की बच्ची की उम्मीदों पर पंख लगे हैं। JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा घोषित अंडर 15 क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन इसे नियुक्त किया गया है इस बच्ची को, और सानिया सलाथिया इनका नाम है, जो कि जिन्होंने गुड़ा सलाथिया और अपने परिजनों का नाम रोशन किया है, क्योंकि वो JKCA यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि वो अंडर 15 क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन बनी है। अब सानिया सलाथिया एक बेटी जिसने अपने इलाके का नाम भी रोशन किया है, अपने घर वालों का नाम भी रोशन किया है, और इसी तरह से जब बच्चियां आगे बढ़ती हैं, उनके सपनों को पंख लगते हैं, तो हर किसी को खुशी होती है। और सांबा के एक गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची जिसकी सिलेक्शन हुई है एज ए वाइस प्रेसिडेंट अंडर 15 क्रिकेट टीम में, और JKCA ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया, घोषित किया सानिया सलाथिया का नाम, तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो खुशी थी, क्योंकि बच्चियां जैसे आगे बढ़ती हैं या फिर कोई मुकाम हासिल करती हैं या फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए एफर्ट्स लगाती हैं, मेहनत लगाती हैं, और जब वो
सफल होती हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हम सानिया सलाथिया की, जिनकी नियुक्ति हुई है एज अ वाइस कैप्टन। और वहीं पर अगर हम क्रिकेट फील्ड की बात करें, अब लड़कियां भी आगे आ रही हैं और आगे ही नहीं आ रही हैं, मेहनत करके एक मुकाम भी हासिल कर रही हैं, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है। हालांकि एक सरकारी स्कूल में सानिया सलाथिया पढ़ती है और जिस तरह से अब इन्होंने गुड़ा सलाथिया और अपने परिजनों का नाम भी रोशन किया है, जानेंगे, रुक करेंगे हम सांबा का। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, सानिया सलाथिया ने एक प्राउड मोमेंट जो दिया है, जेकेसीए द्वारा अंडर 15 क्रिकेट टीम में एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्ट हुई हैं, और क्या कुछ कहना है इनका, कितनी खुशी फिलहाल महसूस कर रही हैं? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये गर्व की बात है, पूरे जिला सांबा के लिए गर्व की बात है। जिला सांबा की सानिया सलाथिया जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और गोकुल हाई स्कूल की छात्रा है, 10वीं कक्षा की छात्रा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमें जानकारी मिली, बचपन से ही इनको जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज्यादा इनकी रुचि थी। और ये जो गुड़ा सलाथिया में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहीं पर ये दौड़ लगाने के लिए बच्ची आती थी, लेकिन क्रिकेट को देख देख कर इनकी रुचि क्रिकेट की तरफ ज्यादा बढ़ी और उन्होंने क्रिकेट में हाथ आना शुरू किया छोटी सी उम्र में ही। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 15 वर्ष की आयु में ये जम्मू कश्मीर की अंडर 15 वुमेन्स क्रिकेट टीम की अब ये वाइस कैप्टन नियुक्त की गई है। जिस तरह से कल ही जेकेसी ने अपनी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 15 सदस्यों वाली ये क्रिकेट टीम, अंडर 15 वुमेन्स क्रिकेट टीम, जिसमें सानिया सलाथिया को जगह मिली है, एज अ वाइस कैप्टन इनकी नियुक्ति हुई है। और अब आने वाले आगामी जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे इसमें ये जेएंडके को रिप्रेजेंट भी करेंगी। और जो 22 और 23 सेशन की हम बात कर रहे हैं, उसी को लेकर ये टीम जो है वो घोषित की गई है। लेकिन जिस तरह से हम सानिया सलाथिया की बात कर रहे हैं, तो सानिया सलाथिया से, उनके परिवार वालों से हमारी बात हुई है, तो अभी फिलहाल वो पुणे में एक मैच के लिए वहां पर खेल रही है। और कहीं ना कहीं गर्व की बात इसलिए है जिला सांबा के लिए, क्योंकि सांबा जिला जो शूरवीरों की धरती है, लेकिन अब यहाँ से अगर प्लेयर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में जो वो अपना हाथ आजमा रहे हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, उसमें ही सानिया सलाथिया का नाम जो वो शुमार हो चुका है। और इसमें अहम भूमिका को लेकर बात करें तो ये गुड़ा सलाथिया का गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, उन्होंने बच्ची को काफी ज्यादा मेहनत कराई है और बच्ची को आगे हर एक प्लेटफॉर्म जो मुहैया कराने की कोशिश की है। और जितने भी प्लेटफॉर्म बच्ची को मिले हैं उसके ऊपर बच्ची ने अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाया है। और आज यही वजह है कि जेके भी जो है वो मजबूर हुआ कि इस बच्ची के टैलेंट को देखते हुए टीम में जगह दी जाए और एक अच्छी भूमिका दी गई है एज ए वाइस कैप्टन की। और कहीं ना कहीं हम बच्चों को लेकर जब बात करते हैं, खासतौर पर बच्चियों को लेकर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब नारा ये भी होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर भी लगातार बच्चों को लेकर बात करें तो रुचि काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। और बच्चियां आप जानते ही हैं कि जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और जिस भी फील्ड में वो जाती हैं वहां पर भी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलती हैं। जैसे आपने शुरू में ही देखा कि जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि पिछले दिनों में उमरान मलिक जो इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन अब एक शुरुआत आप कह सकते हैं कि सानिया सलाथिया हो चुकी है जेके टीम में अंडर 15, बिल्कुल अंडर 15 क्रिकेट टीम में अनाउंस होने के बाद अब वो आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पर जाकर जब खेलेंगे तो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन होगा, जिला सांबा का नाम रोशन होगा। और वाकई में सांबा जिला का नाम रोशन कर दिया इस 15 वर्षीय छात्रा 10वीं कक्षा की सानिया सलाथिया ने, कि किस तरह से मेहनत और लगन से अगर आगे बढ़ा जाए तो कहीं पर भी एक मुकाम को हासिल किया जा सकता है, जिसको लेकर एज ए वाइस कैप्टन जम्मू कश्मीर की अंडर 15 वुमेन क्रिकेट टीम में सानिया सलाथिया की तो ऋषि इन्होंने दिया ही है, वहीं पर बाकी लड़कियों के लिए भी इन्होंने एक मिसाल कायम की है। अब अगर हम सांबा इलाके की बात करें, बहुत कम लड़कियां देखा जाता है कि क्रिकेट में आती हैं, और अब सानिया को देख के क्या लगता है और ज्यादा रुझान लड़कियों का इसमें होगा, उनको लगेगा जैसे सानिया ने मेहनत की, उन्होंने प्राउड मोमेंट दिया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं अब जम्मू कश्मीर को, तो इसे देख के और भी लड़कियां आगे आएंगी। बड़ा अच्छा सवाल किया। कहीं भी स्पोर्ट्स को लेकर खबर करने जाते हैं तो हमने मैक्सिमम देखा है कि लड़कियों की जो प्रेजेंस है वो खेलों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अलग अलग गेम्स को लेकर बात कर ले तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। और हर कोई बच्ची ये चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे, वो देश को रिप्रेजेंट करे और अलग अलग गेम्स में हिस्सा ले। और ये बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि अब जिस तरह से छोटी सी उम्र में बच्ची यहाँ तक पहुंची है तो बाकी बच्चे जो इनको देख रही होंगी वो भी आगे आने की कोशिश करेंगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, वो भी माता पिता का नाम रोशन करेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अगर अपना दमखम दिखाया जा रहा है
अपनी एक कोशिश जो वो पुरजोर की जाती है तो आप एक मुकाम जरूर हासिल कर सकते हैं। ये एक प्रेरणा है और कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो इससे बेहतरीन मिसाल मुझे लगता है कि और नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जिस तरह से बता रहे थे, सानिया सलाथिया एक मिसाल बन के सामने आई हैं और अब लड़कियों का रुझान और ज्यादा उन्हें देखकर बढ़ने लगा है और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का, और डोडा से चोरी का एक मामला सामने आया है जिससे वहां के लोग काफी ज्यादा दहशत में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें करीबन सुबह 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चोरों ने तड़के एक बाइक को निशाना बनाया। सबसे पहले बाइक से उन्होंने पेट्रोल निकाला। पेट्रोल निकालने के बाद उन्होंने बाइक में आग लगा दी और सीसीटीवी कैमरे में ये सारी हिमाकत चोरों की कैद हो चुकी है। हालांकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अब सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया है तो तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए सिर्फ उन्होंने पेट्रोल ही नहीं चुराया बल्कि पेट्रोल निकालने के बाद उन्होंने बाइक को आग ही लगा डाली। डोडा में चोरों के इस आतंक से लोग काफी दहशत में नजर आ रहे हैं और वहीं पर अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, चोरों की जो ये हिमाकत है पूरी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और वहीं पर अब इस तरह का जो मामला सामने आया है कि चोरी अक्सर देखा जाता है कि चोर चोरी करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है, पर अब जबकि पेट्रोल निकाला गया और उसके बाद बाइक को आग लगाई गई है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरह से चोरों की पूरी हिमाकत कैद हो चुकी है। और डोडा के जो लोग हैं वहां पर आसपास के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं वो दहशत में आ गए हैं क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बाइक में से पेट्रोल निकालने के बाद बाइक को आग लगा दी गई है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद की और किस तरह से पूरी बाइक डैमेज हो गई है, पूरी बाइक जल गई है, आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब रुकते हैं डोडा का। डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा, चोरों की बहुत सारी वारदातें सामने आई हैं पर इस तरह की वारदात शायद पहली बार सामने आई है कि एक तो पेट्रोल निकाला गया और पेट्रोल निकालने के बाद बाइक को आग लगा दी गई। तो सीसीटीवी में ये सब कैद भी हो गया है। अभी तक इस हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बताना चाहूंगा लगातार हम देख रहे हैं कि डोडा के अंदर चोरी की वारदात लगातार जारी है। आपको कुछ टाइम पहले की हमने एक रिपोर्ट यहाँ से दिखाई थी कि मस्जिद के अंदर, मंदिरों के अंदर किस तरह से चोरियां की जाती है, मगर ये जो वारदात है ये नई तरीके की इस तरह का इंसिडेंट है। एक लगभग 4 बजे के करीब, सुबह के 4 बजे करीब इस तरह का वाक़ा जो है सामने पेश आया है। जो हमारा पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल नीचे एक दुकान है, उस दुकान के बाहर ये बाइकें कुछ लगी थी। जो मकामी लोग वहां पे बसते हैं उनकी बाइक वहां पे लगी थी और बाइक जब लगी थी लगभग सुबह के 4 थे और इस बाइक से तेल निकालने की पूरी कोशिश की गई है और तेल जब निकालने के दौरान ही इस बाइक में आग लगती है। अभी बताना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन बड़े अच्छे से कर रही है। अभी मेरी कुछ देर पहले एसएसपी डोडा से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब देख लें कि एक नया तरीका है कि इस बाइक से तेल निकाला गया है, उसके बाद ही इस बाइक में आग लगती है। इको गाड़ी की तरफ से आती है। बड़ी बात यह है कि जहां से गाड़ी आती है तो गाड़ी जिसमें निकालने की पूरी कोशिश की गई है और किस तरह से तेल निकाला उसके बाद इस बाइक में आग लगती है। गाड़ी आई है वहां पे आप देखेंगे कि पुलिस का नाका, इस नाका को किस तरह से क्रॉस किया गया, क्या इनको चेक नहीं किया गया और जिस रास्ते से गुजर के गए हैं, आग जब लगी है सामने थोड़ा सा आप जाएंगे तो वहां पे पुलिस का नाका है। कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रग्स पे किस तरह से कंट्रोल किया है, ऐसे चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि लोग आज काफी ज्यादा परेशान है। सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस को अच्छे तरह से इस मामले को देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियां, बाइक बाहर होती है, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारी गाड़ियां भी शिकार हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरह से, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, उनको अच्छे से इसको देखना चाहिए क्योंकि ऑनर जो इस बाइक का है वो हम देख रहे थे कि वो सुबह रो रहा था, ये बता रहा था कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सारे लोग जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका ये कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक खरीदी थी। और आज हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो सुबह रो रहा था ये बता रहा था कि मेरी बाइक जो है इस हादसे का शिकार हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीजें देखनी
बहुत दूरी है जी। बिल्कुल, वहाँ पे जैसे जो वहाँ के लोग जो हैं काफी दहशत में हैं, खौफ में हैं और वो सवालिया निशान पुलिस पर लगा रहे हैं। पर वहीं पर बताइएगा कि क्या हम इसे चोरी की वारदात समझें या फिर कुछ और भी हो सकता है, कोई और एंगल भी हो सकता है इसका? देखिए, अभी ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस अच्छे तरीके से, मैं बताना चाहूंगा फिर से, पुलिस काफी अच्छे से इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खुद एसएसपी डोडा ने ये बताया कि जो भी इसमें मुलविस होंगे लोग, उनको बेनकाब किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं आपको बाइक का नंबर बताऊं, 33767 जो इस बुलेट इसका नंबर है, बुलेट बाइक थी ये। मगर इसके पीछे जो आपने बताया कि क्या हो सकता है, बताना मैं यही चाहूंगा, क्या इसमें कोई अगर बाइक के अंदर जो है तेल निकाला जा रहा था जिस टाइम, और ये लगभग 2 से 3 लोग थे, क्या ये लोग स्मोकिंग कर रहे थे, ये बताना भी मुश्किल होगा क्योंकि जब पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये बातें सामने निकल के आएंगे। लगभग सुबह के 4 बजे थे और 4 बजे करीब ये इस बाइक को आग भी लगती है और इस बाइक से तेल भी निकाला जा रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम डोडा से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये वारदात पेश आई है और साथ ही फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तहकीकात के बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस तरह का पहला मामला सामने आया है जहां पर चोरी करने के बाद बाइक को आग लगा दी गई। जम्मू कश्मीर की सरहदों के विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू में उनकी याद में स्थापित जनरल जोरावर सिंह चौक पर हर साल की तरह इस बार भी सेना की जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और सेना की जैक राइफल्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इसी दौरान उपराज्यपाल सहित स्वर्गीय जनरल जोरावर सिंह के परिजनों व कई अन्य लोगों ने उनकी शहादत को याद कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। Please step forward for lighting of flame. I would like to request के परिवार से 5th जनरेशन की युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट श्री राजन सिंह जी। आज के इवेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम जो ऑनरेबल एलजी सर थे वो यहाँ पर आए हुए थे और फर्स्ट टाइम में मुझे लगता है ये ऐसा हुआ है जिसमें एलजी सर ने बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया और जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा वो यहाँ पर आया हुआ था। आज राज परिवार से जो रॉयल फैमिली है हमारे जम्मू की, एक तो जनरल जोरावर सिंह जी का परिवार और महाराजा गुलाब सिंह जी के परिवार से कुबरानी रितु रानी जी यहाँ पर आए हुए थे। लोकल पब्लिक एक्स सर्विसमैन लीग और बहुत सारे जो स्कूली बच्चे थे वो भी यहाँ पर आए और ये बहुत अच्छे तरीके से एक पीस मेंटेन करते हुए जो भी इनके प्रोटोकॉल से उनको देखते हुए जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने यहाँ पे जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। और जैसे कि मैं अगर अपनी तरफ से अगर मैसेज दे दूँ पूरी जनता को, जनरल जोरावर सिंह जी का आज मार्टर्स डे है। जनरल जोरावर सिंह जी -40 डिग्री की टेम्परेचर में लेह लद्दाख तक गए थे। तिब्बत जो था वो भी हमारे अंडर था और महाराजा हरी सिंह जी तक जब हमारा जम्मू कश्मीर का नाम लिखा जाता था तो उस टाइम लिखा जाता था जम्मू कश्मीर लद्दाख में तिब्बत आदि। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो जनरल्स हैं, जो हमारे डोगरा वॉरियर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से हमारे पेरेंट्स को ये मैसेज रहेगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर हमारे डोगरा हिस्ट्री, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और ओम प्रकाश खजूरिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का इतिहास रहा है कि उसने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये बात ओम प्रकाश खजूरिया ने पार्टी द्वारा अर्निया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी किस तरीके से लोकतंत्र का गला काट रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी पंचायतों के चुनाव, अभी आपने रूमर सुनी है, बीजेपी पहले क्या करती है, अफवाह फैलाती है। अभी पंचायतों का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, उससे पहले बीडीसी के चुनाव हुए थे। अभी उनका टेन्योर पूरा नहीं है और ये रूमर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रॉक्सी जहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है एलजी की, उन पंचायतों को डिसॉल्व करके नए सिरे से चुनाव कराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये लोकतंत्र की द्वारा चुने हुए लोगों को किस तरीके से उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज करना। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जैसे ही रिजल्ट आया म्यूनिसिपैलिटी का, वहां पे दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव आया तो बीजेपी के खेमे से ये बात आना शुरू हो गई। 104 और 134
और भारतीय जनता पार्टी के कहने लगे वहाँ मेयर तो हमारा ही बनेगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनी हुई सरकार गिरा के लोगों की इच्छाओं को दरकिनार करा के जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक स्टेट के अंदर, वो स्टेट जो महाराजा की बनाई हुई स्टेट थी, उसको तोड़ के एक यूटी बना दी। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने आज जम्मू में अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली और राजभवन की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। रैली की अगुवाई कर रहे यूनियन नेता देवराज बाली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूटी बनाने के बाद आरटीसी के पूर्व मुलाजिमों में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी कि अब उनकी मांगे पूरी होंगी और सरकार उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन इस सरकार ने भी उनके साथ न्याय करने की बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। हमारी आज एक पीसफुल रैली राइट बाउंड की तरफ कूच कर रही थी, लेकिन सरकार ने अपना ताकत का इस्तेमाल कर हमारी रैली को आगे नहीं जाने दिया। जब भी कहीं मुलाजिम की आवाज, हक की आवाज उठती है तो सरकार की एक पॉलिसी बन गई है कि मुलाजिम की आवाज को दबाना। यूटी सरकार आई थी, दफा 370 किया था, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जो पहले हमें कुछ नहीं मिला अब मिला है, लेकिन जब से यूटी सरकार आई है तब से धरने प्रदर्शन का एक सैलाब सा आ गया है, सुनने वाला ही कोई नहीं। हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस कोला इफेक्ट बना 1999 में एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट 1 जनवरी 2006 एंड डीए एरियर, जिसके बिल बनकर ऑलरेडी सिविल सेक्शन में पड़े हुए हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।